बकरीद आने वाली। बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन अलर्ट पर है। जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि उपद्रवियों को कोई मौका ना मिले। सोशल मीडिया पर निगहबानी की जा रही है, यानी पूरी तैयारी है 360 डिग्री। इसके साथ ही योगी ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई होती है तो आप स्वयं करना ही। बकरीद पर यूपी अलर्ट, फ्लैग मार्च शहर शहर। कुर्बानी के वीडियो फोटो पर रोक, नहीं तो तगड़ा एक्शन होगा। दिल्ली में बवाल और मुंबई में बकरीद से पहले ही तनाव के बाद यूपी में योगी फोर्स एक्टिव हो गई है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बकरीद पर कहीं बवाल और उपद्रव ना हो पाए और कुर्बानी के नाम पर मनमानी रोकने के लिए योगी फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। बकरीद पर यूपी के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इलाकों के हिसाब से पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस इमरजेंसी में जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने की एक्सरसाइज भी कर रही है। तनाव के हालात ना बने इसलिए पुलिस मुस्लिम धर्मगुरुओं और शांति समिति के साथ बैठक कर रही है, जिसके जरिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही नियमों के पालन की भी अपील की जा रही है। योगी ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि शाम को शहरों में फ्लैग मार्च किया जाए। हर शहर के सेंसिटिव इलाकों में खास नजर रखी जाए। समय समय पर पेट्रोलिंग कर अपराधियों की भी पहचान की जाए, जिससे आने वाले त्योहारों में शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई उपद्रवी जश्न के नाम पर अराजकता ना फैला सके। इसलिए पुलिस ने शांति समिति के साथ बैठक में कुर्बानी को लेकर क्लियर किया है कि कोई भी व्यक्ति कुर्बानी का वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। कुर्बानी के बाद निकलने वाले मलबे को गड्ढा खोदकर चूना और ब्लीचिंग के साथ दफनाना होगा। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध है। अगर कोई समस्या हो तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी गई है। मैं रिस्पांस टाइम भी चेक कर रहा था। अपने जो आरक्षी हैं जो कि चीता मोबाइल पे चलते हैं, जो 112 पे चलते हैं, कि कितनी जल्दी बुलाने पर पहुंच जाते। मैंने जानबूझ के 5-10 मिनट पहले यहाँ अनाउंस किया कि सारी गाड़ियां यहाँ इस चौराहे पर पहुंचे ताकि रिस्पांस टाइम भी चेक किया सके प्रैक्टिकली जो कि संभव है। तो इसी उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बाकी हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक, ऑल एसएचओज और पूरा पीएसी के साथ पूरा ये फ्लैग मार्च किया गया है और निकट भविष्य में इसका निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने में सारे त्योहारों को सहयोग मिलेगा। योगी के निर्देश और प्रशासन की सक्रियता को देखते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने भी वर्किंग कमेटी की बैठक की, जिसमें प्रमुख उलेमा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में बकरीद की तैयारियों और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर बात हुई। साथ ही कुर्बानी के दौरान धार्मिक मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की गई। कि आपको फिरंगी महली साहब और सूफियान जी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये जो है वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर 2 बजे से शुरू कर दिया गया है। कल 2 बजे से ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए आप जो भी सवाल है अपने कुर्बानी को लेकर वो आप पूछ सकते हैं। हमने ये तय किया है, जमीयत उलमा इत्तिफाक राय से तय हुआ है, तमाम ज़िले के जिम्मेदार यहाँ तशरीफ लाए थे। ये तय हुआ है कि जो पहले भी नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है, उनकी कुर्बानी न की जाए। त्योहारों पर तनाव ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया जाए। पुलिस प्रशासन और योगी सरकार इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अपराधियों और अराजक तत्वों पर शहरों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी उपद्रवी माहौल बिगाड़ने में कामयाब ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद पर कुर्बानी देना इस्लामिक परंपरा है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन और कुछ धर्मगुरु इसको त्योहार, ये जानवरों काटने को त्योहार नहीं बल्कि क्रूरता बता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस त्योहार को इको फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए। इको फ्रेंडली बकरीद का मतलब ये है कि मिट्टी का या फिर सांकेतिक बकरा या सांकेतिक पशु की बलि दी जाए, लेकिन इसी के ठीक उलट इसी मांग पर मुस्लिम समुदाय भड़क गए हैं और कुर्बानी देने को जायज ठहरा रहे हैं, जिसके बाद बकरीद से पहले कुर्बानी, बलि या इको फ्रेंड, इन तीनों पर बहस छिड़ चुकी है। हठ धर्म का हठ है, दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है। मुसलमान कुर्बानी करना किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है, क्या कहेंगे आप?
कुर्बानी इस्लामी परंपरा या क्रूरता? कुर्बानी वर्सेस बलि, राम भद्राचार्य और मौलाना में ठनी। बकरीद से पहले हिंदू धर्मगुरुओं और मुस्लिम मौलानाओं में एक नया विवाद शुरू हो गया। राम भद्राचार्य ने बकरा काटने या बकरीद पर बेजुबान पशुओं के काटने की निंदा की और कुर्बानी को क्रूरता, नीचता और दुष्टता बताया। वास्तव में बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों क्यों लाया जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। धर्म का हट है, दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है उनकी। राम भद्राचार्य के इस बयान पर आम मुसलमान और मौलानाओं ने ऐतराज जताया, क्योंकि मुसलमानों के लिए जानवरों को काटना पुण्य का काम है। कुर्बानी मुसलमानों के लिए एक अहम फरीज़ा है और मुसलमान अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में कुर्बानी अल्लाह को खुश करने का जरिया है। जानवरों को काटना एक पाक इस्लामिक परंपरा है और इसलिए मौलानाओं ने राम भद्राचार्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गैर मुसलमानों को इस्लामी परंपरा में दखल देने का अधिकार नहीं। मुसलमानों ने कभी भी गैर मुस्लिमों के त्योहारों में कोई इंटरफेयर नहीं किया, कोई मशवरा नहीं दिया कि ना करें कोई त्योहार। तो फिर गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के त्योहारों पे इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है? क्या कहेंगे आप एक समाज को टारगेट करने के लिए आप इतना बड़ा अपना धार्मिक लिबास पहने हुए हैं। राम भद्राचार्य के बयान पर मुस्लिम आपत्ति तो जता ही रहे हैं, साथ ही हिंदुओं में बलि परंपरा पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में बलि को अब तक एक कुप्रथा के तौर पर देखा जाता है। पहले देश के कुछ मंदिरों में, कुछ इलाकों में बलि दी जाती थी, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने के साथ बलि प्रथा को रोका जा रहा है। कुर्बानी पर ऐतराज जताने के साथ हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जब होली दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरीद क्यों नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है कि आप इको फ्रेंडली ईद को मनाएं और साथ ही हम हिंदू समाज से भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बकरे मुस्लिमों को बेच रहे हैं वो ना बेचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जीव में प्राण होते हैं, हर जीव में भगवान का वास होता है। अपने देश के अलग अलग इलाकों के मुसलमानों से बात की तो उन्होंने इको फ्रेंडली बकरीद से साफ इनकार किया और कुर्बानी पर इस्लामिक नियमों का हवाला दिया। कुर्बानी देते हैं, हमारा धार्मिक काम है, हमारा इस्लामिक काम है, हमारा पुराना काम है। हम रोज तो कुर्बानी नहीं देते हैं, वो हमारे दिन फिक्स होते हैं, उसी दिन हम लोग कुर्बानी देते हैं। इसके बारे में पहले उनको सोचना चाहिए, कहने से बारे फिर आगे उसको कुछ बयान देना चाहिए। मुस्लिम समाज और मौलानाओं का साफ कहना है कि गैर मुसलमानों को इस्लाम में दखल देने का हक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात टेरर नेटवर्क पर बड़े एक्शन। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकी और उनके मददगारों पर शिकंजा कसने के लिए एक साथ 6 जगहों पर आज छापेमारी हुई। इस छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद हुए, कई डॉक्यूमेंट बरामद हुए। इसके साथ ही बॉर्डर से सटे राज्यों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल मॉक ड्रिल भी की जाएगी और इस मॉक ड्रिल को हर महीने किया जाएगा। आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, नहीं बचेंगे गद्दार। सुरक्षा बलों का एक्शन, मददगारों में टेंशन। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऐसा शिकंजा कसा कि आतंकी और उनके मददगारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक। अपनी जान बचाने के लिए आतंकी बिलों में जाकर छिपे, लेकिन उन्हें अब वहां से खोद कर निकाला जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन आउट के तहत जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। ये छापेमारी एक साथ की गई श्रीनगर, बड़गाम, अवंतीपुरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपियां जिले में। काउंटर इंटेलिजेंस विंग जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने आज कई जगहों पर कश्मीर में छापेमारी की, जिसमें श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, अवंतीपुरा के साथ साथ उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा में भी टेरर लिंक जो है उस हवाले से छापेमारी की गई। टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, CIK और SI के लगातार कश्मीर घाटी में विभिन्न जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और कई सारे रेड आज भी किए गए हैं। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की बात सामने आई
उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में इसके पहले हुई कार्रवाई में कई ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए जो जैश और लश्कर से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट है कि जो छापेमारी की गई है उस हवाले से जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कश्मीर घाटी में हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उनको कर्ब करने के लिए ये रेड्स की गई हैं। फिलहाल कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं जहां जहां पर ये रेड की गई हैं और इससे पहले भी जो ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए हैं, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस, तो उसमें भी तेज़ी अब लाई गई है। दक्षिणी कश्मीर के साथ साथ उत्तरी कश्मीर के कई जगहों पर भी लगातार ये सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से सटे बॉर्डर वाले राज्य यानी गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अब हर महीने मॉक ड्रिल भी की जाएगी, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। जम्मू कश्मीर से फारूक वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ में दो अधिकारियों के बीच हुई जंग की। आरोप यह कि इनकम टैक्स ऑफिस के दफ्तर में गौरव गर्ग के साथ एक और अधिकारी योगेंद्र मिश्रा ने मारपीट की। ग्लास और पेपर वेट से उन पर हमला किया गया जिससे वो घायल हुए। उसके बाद मामला पहुंचा पुलिस थाने तक, लेकिन योगेंद्र मिश्रा का आरोप यह है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। असली खेल कुछ और। खेल क्या, अंदरूनी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में। दो आईआरएस अधिकारियों की लड़ाई, इनकम टैक्स ऑफिस में हाथापाई, अधिकारियों की फाइट, क्या है इनसाइड स्टोरी। राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग पर उन्हीं के दफ्तर में हमला कर दिया गया। हमले का आरोपी भी कोई और नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही अधिकारी है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग इलाज के लिए अस्पताल गए थे। व्हील चेयर पर बैठे गौरव गर्ग हैं, जिनका आरोप है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने उन पर हमला किया है। आरोप है कि योगेंद्र मिश्रा ने गौरव गर्ग पर हमला किया, गिलास फेंककर गौरव गर्ग को मारा, उन पर पेपर वेट से भी हमला किया। इस हमले में गौरव गर्ग के सिर पर चोट आई, जिसके बाद इनकम टैक्स ऑफिस की फाइट थाने तक पहुंच गई। श्री गौरव गर्ग का कहना है कि प्रतिवादी योगेंद्र कुमार मिश्रा फरवरी 2025 में एक आयकर विभाग के द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई, जिसके संबंध में आयकर विभाग के द्वारा एक जांच संस्थित की गई थी, जो गौरव गर्ग के द्वारा कारित की जा रही थी। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3-3:30 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी, जिसमें उनको चोटें आई हैं। हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद अब योगेंद्र मिश्रा खुद को बेकसूर बता रहे हैं। बाकायदा पुलिस कमिश्नर को मेल भेजा है और पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने को कहा है। योगेंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गौरव गर्ग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। योगेंद्र मिश्रा का दावा है कि साल 2022 में कानपुर में गौरव गर्ग की खामियों को उजागर किया गया था। उनके कार्यालय में टैक्स जांच की कमियों पर एक रिपोर्ट भी दी थी। यही नहीं, साल 2025 क्रिकेट मैच विवाद का भी जिक्र किया है और गौरव गर्ग पर एक वीडियो लीक का आरोप भी है। गौरव गर्ग के इशारे पर एक पत्रकार के ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र किया गया है। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा, पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन इस बीच राजधानी लखनऊ में दो अधिकारियों की जंग से सियासत भी हाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि बीजेपी सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किससे जुड़े हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। अगर आईआरएस अधिकारी या देश का एलीट क्लास के अफसर इस तरीके से मारपीट करेंगे तो देश में कानून व्यवस्था कोई डर ही नहीं है। क्या कारण है उसके, इसकी पीछे क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा स्पष्ट सवाल है कि अपराधी तो अपराधी है, आईआरएस भी आपसे नहीं डर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन दो अधिकारियों के बीच फाइट की खबर पूरे यूपी में वायरल है और अब तो सवाल प्रशासनिक महकमे पर भी उठ रहे हैं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
और अब बात करप्शन के चीफ इंजीनियर। जब ओडिशा में एक चीफ इंजीनियर के घर विजिलेंस की टीम पहुंची तो उसके घर से 500 के इतने बंडल मिले कि नोटों को गिनने के लिए कई लोगों को बुलाना पड़ा। इस बीच बिल्डिंग से इंजीनियर नोटों के बंडल फेंकने लगा, खिड़की से पैसे उड़ाए गए। इसकी तस्वीरें अब वायरल हैं। वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, और कितने बंडल मिले हैं उसकी एक झांकी में दिखा भी रहा हूं। भुवनेश्वर में काली कमाई के धनकुबेर बैकुंठनाथ सारंगी के आवास पर जब विजिलेंस डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई तो सारा भ्रष्टाचार सामने आ गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को चीफ इंजीनियर के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उसके 2 घरों से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। विजिलेंस टीम को रुपए गिनने के लिए 7-8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी पड़ी। कैश गिनने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। विजिलेंस टीम की छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के तहत की गई थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। विजिलेंस टीम को देखते ही चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर अपने फ्लैट की खिड़की से 500 रुपए के नोटों के बंडल फेंकने लगे। अधिकारियों ने नोटों की गड्डी बरामद कर ली। भुवनेश्वर के फ्लैट नंबर C102 से 1 करोड़ रुपए नकदी मिली। वहीं अंगुल स्थित पैतृक आवास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले। इंजीनियर की पहचान ओडिशा सरकार के कर्मचारी बैकुंठनाथ सारंगी के रूप में हुई। वो राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में काम करता है। ओडिशा पुलिस की एंटी करप्शन विंग ने भुवनेश्वर, अंगुल और पुरी में चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापा मारा। बैकुंठनाथ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को सारंगी के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर के अपने फ्लैट में था। ताबड़तोड़ छापेमारी में 8 डिप्टी एसपी, 12 इंस्पेक्टर, 6 एएसआई और दूसरे अधिकारी शामिल थे। विजिलेंस विभाग अब इस मामले की आगे जांच कर रहा है। टीम अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सारंगी ने ये संपत्ति कैसे अर्जित की। बैकुंठनाथ सारंगी 2 दिन बाद ही अपने पद से सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन विजिलेंस टीम के एक्शन से काली कमाई का खेल अब सबके सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं। 24 घंटों में 3 और जासूस पकड़े गए। इनमें से एक सरकारी कर्मचारी है, एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी का इंजीनियर है और एक मौलवी। वो मौलवी जिसका भाई आईएसआई एजेंट है, उसकी भी तलाश जारी है। इन तीनों जासूसों पर शुरुआती जांच जब की गई तो कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आए। कई और गिरफ्तार, कहां जासूसी के तार। इंजीनियर और सरकारी कर्मचारी पाक को भेजी खुफिया जानकारी। पहलगाम हमले के बाद जांच के दौरान के सुरक्षा एजेंसीज को देश के कई गद्दारों को पता चला जो देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत के खिलाफ आईएसआई के मोहरा बन चुके थे। एजेंसीज ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो या तो पैसे के लिए या फिर किसी जाल और हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर खुफिया जानकारी और फोटो वीडियो जुटा रहे थे। 24 घंटे में देश के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही 3 और जासूस अरेस्ट हुए। राजस्थान के डीग से आईएसआई एजेंट का भाई मौलवी कासिम अरेस्ट हुआ। कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और जासूसी की ट्रेनिंग ले चुका है। जबकि राजस्थान के जैसलमेर से शकूर खान को पकड़ा गया जो मंगलिया जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क है, जिस पर विभाग को बिना बताए पाकिस्तान जाने का आरोप है। महाराष्ट्र एटीएस ने प्राइवेट डिफेंस कंपनी में काम करने वाले जूनियर सर्विस इंजीनियर को अरेस्ट किया, जिस पर हनी ट्रैप में फंसकर इंडियन नेवी के बारे में खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है। आईएसआई के एजेंट के भाई और जासूसी के आरोप में डीग से गिरफ्तार कासिम का परिवार और रिश्तेदार पुलिस के रडार पर। स्पेशल सेल की टीम कासिम के घर वालों और रिश्तेदारों और करीबियों से पूछताछ करने आज गांव पहुंची, क्योंकि शुरुआती जांच और पूछताछ में कासिम को लेकर बड़े और गंभीर खुलासे हुए। कासिम का भाई आईएसआई का एजेंट जो फरार चल रहा है। कासिम लाहौर के आर्मी कैंप में 3 आईएसआई अफसरों से ट्रेनिंग ले चुका है। इनमें से 2 अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था, जबकि एक की पहचान वकास के तौर पर हुई। और राजनीति में बात दगाबाज पाकिस्तान, जो एक तरफ भारत से समझौते के लिए खैर मना रहा है तो दूसरी तरफ धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने भारत से शांति वार्ता की अपील की तो फील्ड मार्शल मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए ऐलान किया
कि पाकिस्तान कश्मीर पर किसी भी कीमत में समझौता नहीं करे। वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए, वो पाकिस्तान ही क्या जो दगाबाजी ना करे, वो पाकिस्तान ही क्या जो साजिशें रचना छोड़ दे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आया पाकिस्तान भारत से रहम की गुहार लगा रहा है, शांति समझौते के लिए पीएम शहबाज गड़गड़ा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में फील्ड मार्शल मुनीर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कश्मीर मुद्दे पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दोगलापन कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शहबाज की अपील के बाद फील्ड मार्शल मुनीर भारत को गीदड़ भभकी देने से नहीं चूक रहे। मुनीर भारत को धमका रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी भारत की सरपरस्ती स्वीकार नहीं करेगा। इस्लामाबाद से मुनीर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर मुद्दे पर भारत से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान जल मुद्दे पर भी भारत से समझौते को तैयार नहीं है क्योंकि ये 24 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों से जुड़ा है। मुनीर भले ही भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हों, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि अगर इस बार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक भी गलत कदम उठाया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और यही वजह रही कि मुनीर के बयान से पहले ईरान के तेहरान से पीएम शहबाज ने भारत के साथ शांति वार्ता के लिए अपील की, कारोबार समेत सिंधु जल समझौता पर बात करने की गुहार लगाई थी। मुनीर की धमकी हो या शहबाज की गुहार, भारत का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख साफ है और यही वजह रही कि एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत चाहता है तो पहले वो आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। मुनीर की जहरीली धमकी और शहबाज की गुहार में उनकी छटपटाहट भी साफ दिखती है क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल समझौता रद्द किया है वहाँ हालात बिगड़ गए हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने के लिए मजबूर होते दिख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होने के साथ ही भुखमरी के हालात भी पैदा होंगे, जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए संभल पाना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात टेरर फंडिंग की, जिसे पाकिस्तान में बकरीद के मौके पर दान की शक्ल में दिया जा रहा है। इसके लिए लश्कर और जैश ने अलग अलग ब्रांचेस बना दी, अलग अलग शाखाएं खोल दी और इन्हीं के आतंकी, लश्कर और जैश के आतंकी पाकिस्तान की गलियों गलियों में जाकर के पैम्पलेट बांट रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इस पैम्पलेट में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया जा रहा है और उन्हीं शहीदों के नाम पर, जिनको पाकिस्तान कहता है, जिसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर अंतिम संस्कार किया जाता है, उन्हीं के नाम पर दान मांगा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा रेट लिस्ट बना दी गई। रेट लिस्ट 21,000 रुपए से लेकर 39,000 रुपए तक की है। बकरीद पर आतंक के लिए फंड, जैश लश्कर ने जारी किया चंदे का रेड कार्ड। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसकी एक और तस्वीर दुनिया के सामने आई है। मौका बकरीद का है और इस मौके पर भी इस्लाम के नाम पर आतंकी संगठनों के लिए फंड जुटाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा चंदे की रकम भी तय की गई है। अब ये तस्वीरें देखिए जिसके जरिए टेरर फंडिंग के लिए चंदा जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये वो पैम्पलेट हैं जिन्हें पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। इस पैम्पलेट में उर्दू में लिखा है कि अपने शहीदों के साथ खड़े रहिए, इस्लाम के अनुयायियों का साथ दीजिए और उन मुजाहिदों का साथ दीजिए जो मुस्लिम उम्माह के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही टेरर फंडिंग की रेट लिस्ट भी लिखी है जो 21,000 रुपए, 29,000 रुपए, 34,000 रुपए और 39,000 रुपए है। टेरर फंडिंग के लिए लश्कर और जैश ने अलग अलग शाखाएं बना रखी हैं जो चैरिटी यानी दान की आड़ में पैसा जमा करती हैं। मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर उनके नाम पर चंदा जमा करती हैं। उसके लिए लश्कर तैयबा की शाखा, जमात उद दावा और जैश मोहम्मद की शाखा अल रहमत ट्रस्ट इस काम को अंजाम देती हैं। जो पैम्फलेट सामने आया है वो हाफिज सईद की जमात उद दावा का है जिसके जरिए टेरर फंड जमा करने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कैंप शुरू कर दिए गए हैं। वहीं जमात उद दावा ने भी अपने आतंकियों को पैसा जमा करने के काम पर लगा दिया है, जो शहर की गलियों से लेकर स्थानीय मस्जिद और मदरसों में जिहाद के नाम पर लोगों से पैसा मांग रहे हैं।
मस्जिदों के साथ ही साथ बकरीद में टेरर फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा उन जानवरों की खाल से भी आता है जिन्हें बकरीद में कुर्बान किया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जो जानवर कुर्बान किया जाता है उसकी खाल मदरसों जैसे संस्थानों को दान दी जाती है। पिछले साल किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बकरीद पर तकरीबन 60 लाख जानवर कुर्बान किए जाते हैं, जिसमें एक बकरे की खाल की औसत कीमत 450 रुपए मानी जाती है। यानी मदरसों से जब खाल बेची जाएंगी तो उनकी कुल कीमत 2700 करोड़ रुपए होगी। पाकिस्तान में अधिकतर बड़े मदरसों पर आतंकी संगठनों का कब्जा या प्रभाव है, जिसका सीधा मतलब है कि बकरीद पर मिलने वाली जानवरों की खाल इन्हीं आतंकी संगठनों को मिलती है, जो खाल को आगे बेचकर हजारों करोड़ कमाते हैं और फिर इसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह बात पाकिस्तान के लिए पीओके से लेकर बलूचिस्तान में बड़ी मुसीबत है। बलूचिस्तान में के बीएलए में पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया जा रहा है। अब अफगान बॉर्डर पर तालिबानी सेना भी हमला बोल रही है। बलूचिस्तान में घुस करके अफगान पाकिस्तान को पीट रहा है तो पीओके पर भी तालिबानी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। अब तालिबानियों से पिटेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान टू पीओके, तालिबानी चैलेंज। हिंदुस्तान से पिटने के बाद पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान से करारा जवाब मिल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, तो अब अफगान बॉर्डर पर तालिबानी सरकार की फोर्स ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को लगातार झटके दे रही है, चुन चुन कर मुनीर की सेना को निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ अब अफगान बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। यही नहीं, बीएलए ने दावा किया है कि तालिबान आर्मी ने पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट पर भी हमला कर दिया है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ 3 मोर्चों पर वॉर फ्रंट खोल चुका है। बीएलए का दावा है कि अफगानी सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई है, जिसे लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बमबारी और टैंकों की तैनाती दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में गोलाबारी की थी। इसके बाद अफगानिस्तान की ओर से तालिबान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमला कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान अफगान सीमा पर दोनों ही तरफ से सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास टैंक की भी तैनाती की है। साथ ही पाकिस्तान ने बॉर्डर वाले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग पाक बॉर्डर से लगे चाघी में शुरू हुई, जहां पर पाकिस्तान और तालिबान फोर्सेस में झड़प जारी है। दोनों ही ओर से जमकर गोलाबारी शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान नई चौकियां बना रहा था, जिसे लेकर तालिबान सरकार ने साफ किया है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नई चौकी नहीं बनाने देगा। अब शहबाज और मुनीर की ट्रिपल चुनौती है। एक तरफ बलूचिस्तान में बीएलए से निपटना, दूसरा उसी बलूचिस्तान के बॉर्डर पर तालिबानी फोर्स का मुकाबला करना, तीसरा पीओके में तालिबान के चैलेंज से निपटना। यानी हिंदुस्तान से पिट चुका पाकिस्तान का अब तालिबानियों के हाथों से पिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। जी न्यूज़।